देख रहे जी संगम। आपके क्षेत्र की खबरों को लेकर हाजिर मैं हूं निहारिका महेश्वरी। सबसे पहले बात 1993 की राजधानी एक्सप्रेस में हुए धमाके की। आरोपी आतंकी इरफान को बहराइच से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस आतंकी को इंडो नेपाल बॉर्डर से दिल्ली पुलिस ने पकड़ा है। इरफान नेपाल की जेल में बंद था, लेकिन माना जा रहा है कि वहां आए भूकंप के बाद वो भाग निकला। आपको बता दें कि बहराइच का रहने वाला इरफान दिल्ली के तिहाड़ जेल से 2001 में पेरोल पर रिहा हुआ था, लेकिन इसी दौरान देश छोड़कर ये फरार हो गया। इसके बाद उसे नेपाल पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया था। फरार होकर अपने घर पहुंचा। तब तक ये नेपाल पुलिस से भागते हुए ये इंडियन टेरिटरी में बहराइच में आया, जहां की हम लोगों ने इसको पकड़ लिया। हमारे संवाददाता विवेक तिवारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विवेक, ये बताइए कि अभी नेपाल में जिस तरीके से भूकंप हुआ था, उसके बाद सीमाओं पर सबसे ज्यादा चेकिंग अभियान जारी था। सतर्क थी सुरक्षा एजेंसियां, क्या हाथ लगाए? क्या ऐसे पहली कामयाबी हम माने? देखिए, 1993 का ये मामला है निहारिका, जब राजधानी एक्सप्रेस जो कानपुर से हावड़ा जा रही थी उसमें ब्लास्ट हुआ था। और तब उसके बाद सीबीआई इस वक्त काम करती थी। सीबीआई ने इरफान को अरेस्ट किया था और दिल्ली में इसको जेल में बंद किया गया था। 2001 में ये पेरोल पर छूट कर आया और उसके बाद फरार हो गया, न जाने कहां गायब हो गया। और तब से 2001 से सीबीआई इसको तलाश कर रही थी। बाद में ये पता लगा कि ये नेपाल में कहीं है। नेपाल की पाल्पा जेल में ये कैद था, वहां ये बंद था। और हाल ही में जो भूकंप आया है, भूकंप में उस जेल की दीवारें ढह गई और फिर उसके बाद वो वहां से फरार हो गया। इसको बहराइच नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस और आईबी के सहयोग से इसकी गिरफ्तारी हो गई है। और अब फिर से इसकी जो ट्रायल है, जो फरार था 2001 से, उसके बाद इस पूरे मामले में इसका ट्रायल होगा। तो ये एक बड़ी कामयाबी है। लेकिन भूकंप के कारण जिस तरह से अपराधियों के भागने की घटनाएं हो रही हैं, उसको लेकर नेपाल बॉर्डर पर चौकसी की और ज्यादा जरूरत महसूस की जा रही है। धन्यवाद विवेक, पूरी जानकारी देने के लिए। और आगे बढ़ते खबरों में, दिल्ली पुलिस के मुताबिक इरफान देश में हुए कई बम धमाके और आतंकी कार्रवाई में शामिल रहा है। एक वारदात में उसने बाबरी विध्वंस में की बात करें, इस केस के 1 साल बाद भी इसको अंजाम दिया। इसकी जांच अभी भी सीबीआई कर रही है। 1993 में अहमद इरफान ने अपने साथियों के साथ मिलकर कानपुर में राजधानी एक्सप्रेस में बम धमाका तक कर डाला था। दिल्ली पुलिस का दावा कि इरफान इंडियन मुजाहिदीन का सदस्य है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इरफान को पहले भी गिरफ्तार किया था। 8 साल की सजा काटने के बाद इरफान पेरोल पर छूटकर फरार हो गया था। ग्रेटर नोएडा क्राइम ब्रांच और बिस्तर थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दोनों की संयुक्त टीम को सुंदर भाटी गैंग के 7 शूटर ने गिरफ्तार इसके हो चुके हैं। इनके पास से 1 पिस्टल, 5 तमंचे, 1 चाकू और चोरी की कार बरामद हुई है। ये सभी आरोपी हापुड़ के बहादुरगढ़ में एक शख्स की हत्या करने के लिए जा रहे थे, जहां से पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी की है। तो ग्रेटर नोएडा क्राइम ब्रांच और बिस्तर थाना पुलिस की एक बड़ी कामयाबी। अमित चौधरी जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। अमित, राहत की बात सबसे ज्यादा ये है कि जिसकी हत्या करने जा रहे थे, नापाक मंसूबे पुलिस ने कामयाब होने नहीं दिए। क्या जानकारी देंगे आप? देखिए निहारिका, सुंदर भाटी की अगर बात की जाए तो सुंदर भाटी गैंग के काफी गुर्गों को हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। खुद सुंदर भाटी भी जेल में बंद है। उसके कुछ गुर्गे थे, ये हापुड़ के बहादुरगढ़ में एक गवाह था किसी मामले का, उसकी हत्या करने की फिराक में थे। और जो 5 तमंचे और 1 पिस्टल लेकर एक्सटेंशन के रोड से होकर जा रहे थे, तभी हनुमान मंदिर के पास पुलिस की चेकिंग चल रही थी। उसी चेकिंग के दौरान इन 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। वहां से इनके कब्जे से एक होंडा सिटी कार भी बरामद हुई है। इनमें से जो जितने भी शूटर ये पकड़े गए हैं, इन सब पर हत्या और लूट के काफी मुकदमे दर्ज हैं। और नोएडा, गाजियाबाद और आसपास के इलाकों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जो हत्या की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं, रंगदारी मांगा करते थे। तो पूरी तरीके से सुंदर भाटी गैंग से लोग अटैच थे, ऐसा पुलिस अधिकारियों ने खुलासा किया है। फिलहाल 7 को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। निहारिका, धन्यवाद हमें जानकारी देने के लिए। और आगे बढ़ते हैं, हापुड़ में किसान ने खेत में आग लगा दी और फिर उसी आग में जलकर खुदकुशी करने की कोशिश की है। मुआवजा नहीं मिला है और ये किसान इसीलिए परेशान है। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर इसे बचाया है। देहात थाना क्षेत्र के वझीलपुर का ये पूरा मामला है। मोहम्मद ताहिर जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं, पूरी जानकारी देंगे। कितना परेशान ये किसान था, क्या आरोप था और क्या किसी अधिकारी ने इसकी सुनी? इस पूरे मामले के बाद बाकी किसान कितने ज्यादा आक्रोशित हैं?
ये आपको बताना चाहूंगा, थाना देहात क्षेत्र का जो है ये वजीलपुर गांव है। यहाँ पर एक सतवीर जो है वो किसान है, करीब 22 बीघे उसकी जमीन थी, जिसमें गेहूं की फसल जो है ओलावृष्टि थी और जो है बेमौसम बारिश से वो खराब हो गई थी। उसके अंदर गेहूं के जो दाना था वो नहीं निकल रहा था, जिसके चलते किसान जो है प्रशासन के काफी चक्कर लगा चुका था। उसके बावजूद भी उसकी फसल का किसी अधिकारी ने अनदेखी की और कोई मुआवजा उसे नहीं मिला, जिससे परेशान होकर उस किसान ने अपने जो है खेत में आग लगा दी और खुद भी उसमें आत्महत्या का प्रयास किया। उसके बाद मौके पर पहुंचे वहां काफी ग्रामीणों ने उसको बचाया जी। और अधिकारी जो है इस मामले से हरकत में आए हैं और अधिकारियों का कहना है कि इसकी जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी जी। धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते खबरों में, फर्रुखाबाद में नाराज किसानों ने एडीएम दफ्तर का घेराव किया है। हंगामे की स्थितियां बरकरार है। किसानों का आरोप है कि लेखपाल मनमाने ढंग से चेक बांट रहे हैं। पहचान वालों को 4 गुना और बिना पहचान वालों को जमीन के हिसाब से मुआवजा नहीं दिया जा रहा। 2 बीघा जमीन पर नुकसान की राशि 3000 होनी चाहिए तो उन्हें 2400 रुपए की चेक दे दिए गए। इतना ही नहीं, लेखपाल ने किसानों से चेक के बदले अवैध वसूली की है। मामला हमारे यहाँ ये है कि लेखपाल जो है बिना रुपए लेके चेक नहीं बांटते हैं। साथ देव तो कहीं जो है चेक के बारे में भाई तो कहीं फांसी लगा लो, ये खम्मा है इस पे फांसी लगा के तो 5 लाख रुपए मिलेगा। लेखपाल साहब शायद मीर गांव में चेक वितरण करने आए और गांव में चेक बांटने के लिए जैसे जिस किसी का 10.5 बीघा खेत है तो उसको 7,000 रुपये चेक, जिसका 3 बीघे तो 6,000 रुपये 5,000 रुपये चेक, और जिसका 2 बीघे खेत है तो उसको 3,000 रुपये की, जिसका 6 बीघे है उसे 2,400 रुपये की। तभी सनाब पातीराम ये पूछने लेखपाल से, उन्होंने कहा सर हमारी चेक आई कि नहीं आई, तो उन्होंने कहा तुम्हारे हमसे पैसे ले जाओ और उससे लेके आओ और तुम खंबे में लटक जाओ, मर जाओ, 5 लाख रुपए हम मिला देंगे। आगे बढ़ते हैं। हमीरपुर के मौदहा कस्बे में सरकारी अस्पताल में एक महिला अपने नवजात बेटे को जन्म देने के बाद छोड़कर चली गई। फिलहाल नवजात बच्चे की देखरेख अस्पताल के कर्मचारी कर रहे हैं। महिला ने अस्पताल में अपने जो नाम का पता दर्ज कराया था वो भी फर्जी निकला है। अस्पताल के कर्मचारियों के मुताबिक बच्चे को जन्म देने के बाद महिला कई घंटे तक अस्पताल में रही, लेकिन अचानक गायब हो गई। घंटों के इंतजार के बाद जब महिला वापस नहीं लौटी तो पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। नवजात बच्चे को अब पालना घर कानपुर भेजा जा रहा है। कल मदर्स डे था और वो माँ बच्चे को अपनी छोड़ के चली गई, लेकिन बच्चा बिल्कुल हमारे यहाँ सुरक्षित है और सेफ है, स्वस्थ हेल्दी है। इसकी बात पुलिस को सूचित कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फरनगर में चेकिंग के दौरान एक ऑल्टो गाड़ी से 7.5 लाख रुपए की नकली दवा मिली है। ड्रग क्राइम ब्रांच की इस कार्रवाई में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल दवाओं के सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि इन दवाइयों की सप्लाई यहां के मेडिकल स्टोर्स में होती थी। पुलिस गिरफ्तार लोगों से इस मामले में पूछताछ भी कर रही है। पूरी तरह से बिना बिल की दवाएं हैं और ये लोग रुड़की से लेके मुजफ्फरनगर के लिए सप्लाई कर रहे हैं और बहुत दिनों से ये इस काम में लिप्त हैं। और इन सब दवाओं को मिला के 7,77,600 की मेडिसिन को हमने सीज किया है और 2 अभियुक्त हैं, लोकेश कुमार और अमित कुमार वर्मा। इनके खिलाफ FIR दर्ज की है। ड्रग एक्ट की 18C/27 में लॉन्च किया है इनके, और FIR में 420, 419 इनके ऊपर लगाई है। अगर ये नकली या स्पूरियस कोई भी पाई जाएंगी तो इनके खिलाफ कंप्लेंट दायर करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एसपी मुखिया मुलायम सिंह यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ के महिला जिला चिकित्सालय में डॉक्टरों की भारी कमी है। 100 बिस्तर वाले इस अस्पताल में फिलहाल सिर्फ 2 डॉक्टर हैं। इससे पूरे अस्पताल की व्यवस्था चरमरा गई है। डॉक्टरों की कमी के कारण मरीजों को निजी अस्पतालों में जाना पड़ रहा है। 100 बिस्तर के इस अस्पताल को सही ढंग से चलाने के लिए कम से कम 100 डॉक्टर्स की जरूरत है। वहीं महिला अस्पताल की CMS का कहना है कि डॉक्टरों की कमी के बारे में शासन विभागीय अधिकारियों को कई बार पत्र लिखे जा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, 2 ही डॉक्टर हैं, मैनेज कैसे करेंगे? रात की ड्यूटी है, दिन की ड्यूटी है, सुबह की है, शाम की है। हम लोगों को काफी झेलना पड़ता है पेशेंटों को लेकर। यहाँ पर और डॉक्टर की बहुत अधिक जरूरत है। हमारे पास लेडी डॉक्टर्स की बहुत कमी है ना। हमारे पास सिर्फ इस समय आज की डेट में केवल 2 डॉक्टर हैं। उसमें एक जेंट्स हैं गायनिकोलॉजिस्ट और एक महिला है, ठीक है।
उसके कारण ये हो रहा है कि जितनी भी मेडिको लीगल हमारे आ रही है, हमारे यहाँ पेरीफेरी में कोई मेडिको लीगल नहीं करता, पूरे जनपद का मेडिको लीगल हमारे पास आता है और एक लेडी डॉक्टर के लिए पूरे दिन 300 दिन मेडिकल लीगल करना बहुत मुश्किल है ना। मैंने इसके लिए CMO साहब को भी लेटर लिखा था कि हमारे पास लेडी डॉक्टर की पोस्टिंग किसी को करे ताकि वो मेडिको लीगल करे, तो उन्होंने भी लिख के भेजा कि हमारे पास डॉक्टर्स की खुद कमी है। और इस वक्त खबर यह है कि यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष जावेद आब्दी ने जी संगम के दूषित पानी को लेकर चलाई गई मुहिम की तारीफ की है। जावेद आब्दी ने जी संगम की पूरी टीम का शुक्रिया अदा किया और वायदा किया है कि पानी दूषित करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जावेद आब्दी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद आब्दी जी, हम सामाजिक सरोकार की बात कर रहे हैं जिसको आपने पहचाना, आपकी तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? हमने अपने प्रयास आपके सामने रख दिए हैं। जाहिर है कि मैं सबसे पहले जी संगम का अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उसने हमारे लिए तीसरी आंख का काम किया है और हमारे पास जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आती है कि कोई सी इंडस्ट्री जहां पे एयर को या वाटर को पोल्यूटेट कर रही है, तो हमारी फ्लाइंग स्क्वाड जो हमने फ्लाइंग स्क्वाड बनाए हैं, फ्लाइंग स्क्वाड वहां पर जाकर उसका इंस्पेक्शन करता है और कोई भी इंडस्ट्री पोल्यूटेड कर रही है हमारे एटमॉस्फेयर को, तो उसके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करते हैं। और मैं समझता हूं कि मुरादाबाद में हमारा लिया गया एक्शन इस बात का सबूत है कि जो जी संगम ने हमें इन्फॉर्म किया था, हमने उस पर एक्शन लिया और हम मुसलसल ऐसी पॉल्यूशन फैलाने वाली इंडस्ट्री के खिलाफ एक्शन लेते रहेंगे। जी जावेद आब्दी साहब, एक संतुलन से जुड़ा सवाल है। उद्योग ठप करना महज एक सोल्यूशन नहीं है, क्या किस बड़े पैमाने पर जागरूकता भी चलाई जा रही है? क्योंकि उद्योग अगर बंद कर देंगे तो रोजगार भी कहीं ना कहीं लोगों का ठप होगा, उससे जुड़े और भी छोटे उद्योग है वो ठप रहेगा, तो एक जागरूकता भी बहुत जरूरी है। वो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस तरीके से चला रहा है ताकि वो भी मदद करे प्रदूषण को फैलने से रोके इंडस्ट्रीज? जागरूकता के लिए हम बहुत जल्दी जो है पंफलेट हम तैयार करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता में वो पंफलेट घर घर पहुंचाएंगे और उसके लिए सेमिनार करेंगे हम लोग। और मैं समझता हूं कि खास करके दो ही पानी ऐसे हैं जिनसे लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। एक जमजम का पानी है जो लोग मक्के से लेकर आते हैं, वो मुसलमानों की आस्था और अकीदत जुड़ी हुई है, और एक गंगा का पानी है, गंगा में हिंदू धर्म के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। और मैं एज ए पोल्यूशन चेयरमैन चाहूंगा कि जिस तरह से साफ जमजम का पानी है, ऐसे ही गंगा का पानी होना चाहिए। इसलिए हमारी तकरीबन 980 किलोमीटर में फैली हुई उत्तर प्रदेश में जो ये गंगा नदी है, इसके किनारे जितनी भी इंडस्ट्री है, हमने उनको नोटिस भेज दिया गया है कि वो अपना गंदा पानी, फ्लैन, पीला पानी, अगर वो गंगा में एक बूंद भी पानी जाएगा तो उसके साथ सबसे सब कार्रवाई हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। जावेद आब्दी साहब, आप आश्वासन दे रहे हैं कि आप कार्रवाई करते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले आपका टारगेट एरिया है कौन सा? वो बुंदेलखंड जो ताल तलैयों का क्षेत्र माना जाता था जहां पानी खत्म है, या आसपास अवध के वो जगह जहां पर पानी ऐसा है जो विकलांगता को जन्म दे रहा है? ये कितना गंभीर विषय और इसको किस तरीके से टैकल करने की जरूरत है? जाहिर है कि हमने जाजमऊ की, अगर आप देखेंगे कि काम के साथ जाजमऊ है, हमने बहुत सी इंडस्ट्रीज बंद भी की हैं और उनको शिफ्ट करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि वो कोई इंडस्ट्री को शिफ्ट हो जाए जो गंगा में पानी गंदा फेंक रही हैं। और हमारा अच्छा सिर्फ एक एरिया नहीं होगा बल्कि पूरा उत्तर प्रदेश होगा और पूरा उत्तर प्रदेश है हमारा एक्शन प्लान में और हम एक्शन ले रहे हैं। मतलब इस सदी में गंगा साफ दिखेगी हमें? हमारी पूरी कोशिश है कि गंगा इस सदी में नहीं, जल्दी जल्दी किसी वो हो। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर आप तो जाहिर है कि टीवी पे बोल रही हैं, अखबार में पढ़ा होगा, टीवी पे सुना होगा, देखा होगा टीवी पर और रेडियो में सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो प्लान बनाया है गंगा को साफ करने का, उसके लिए फिटकार लगाई है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पर भी और
केंद्र सरकार पर भी कि जो प्लान तैयार किया है, मैं समझता हूं कि 200 बरस तक, ये सुप्रीम कोर्ट का फिटकार है कि 200 बरस तक माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्लान के मुताबिक गंगा साफ नहीं हो सकती। जी, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बुलंदशहर के खुर्जा में चल रहे चीनी मिट्टी के कारखानों की जांच के लिए एनजीटी ने यूपी के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिया है। एनजीटी ने कहा है कि यहां चलने वाले सभी चीनी मिट्टी के कारखानों की सूची तैयार की जाए और बिना एनओसी के चलने वाले कारखानों पर कार्रवाई हो। इसके साथ ही एनजीटी ने यूपी के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से इसकी रिपोर्ट 1 जुलाई तक देने को कहा है। अमित हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए। अमित, 1 जुलाई की डेडलाइन है, क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए निहारिका, खुर्जा के उस इलाके की अगर बात की जाए जहां पर ये चीनी मिट्टी के कारखाने चल रहे हैं, वहां सैकड़ों की संख्या में ऐसे कारखाने और उनसे लगातार पोल्यूशन हो रहा है। तो कुछ दस्तावेज एक एनजीओ खुर्जा का है, उसने एनजीटी के समक्ष पेश किए थे। उसमें कहा गया था कि 50 चीनी मिट्टी के कारखानों के पास कोई एनओसी नहीं है, पोल्यूशन डिपार्टमेंट थी। उसके बाद इस पीआईएल पर सुनवाई करते हुए आज एनजीटी ने आदेश दिया है यूपी पोल्यूशन बोर्ड को कि जितनी भी वहां पर इस तरीके के कारखाने चल रहे हैं उन सब की सूची तैयार की जाए और जो भी कारखाने बिना एनओसी के चल रहे हैं, वहां पोल्यूशन नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, उन सबके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और 1 जुलाई को जो सुनवाई होने वाली है, उस सुनवाई के समक्ष अपनी रिपोर्ट जो यूपी पोल्यूशन बोर्ड है वो कोर्ट के समक्ष पेश करेगा। उसके बाद फिर अगले दिशा निर्देश किस तरीके के आते हैं वो देखने वाले होंगे। निहारिका, धन्यवाद जानकारी देने के लिए। ऋषिकेश में गंगा में डूबी उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री शाहिद मंजूर की बेटी आदिबा का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शाहिद मंजूर से फोन पर बात की है और हादसे पर दुख व्यक्त किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया है कि आदिबा की खोज के लिए सेना के गोताखोरों की मदद ली जाएगी। आपको बता दें कि रविवार को अपने दोस्तों के साथ राफ्टिंग के लिए आई आदिबा गंगा की तेज धारा में डूब गई थी। हालांकि इस दौरान आदिबा के 3 दोस्तों को रेस्क्यू गाइड्स ने बचा लिया, लेकिन आदिबा का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। आदिबा मेरठ की सुभारती मेडिकल कॉलेज में पीजी फर्स्ट ईयर की छात्रा थी। प्रदेश के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस घटना के बाद राफ्टर्स को सचेत रहने की भी चेतावनी दी है। मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कहा है जरा सा इस मामले में सख्त होइए वहाँ, लेकिन मुझे ये बताया गया कि बचाने वाले लोग थे, उन्होंने बचाया भी जो है। थोड़ा सा एक एडवाइजरी जो है सब राफ्टर्स को जारी करनी पड़ेगी और मैं समझता हूँ जो लोग भी आ रहे हैं और हर कैंपिंग बीच में जो है इस तरीके की एडवाइजरी होनी चाहिए कि कैसे उनको जाना है, बिना सहयोगी साथी के नहीं जाना है। तो चूंकि मामला हाई प्रोफाइल यहां पर है तो सक्रियता यहां पर देखने को मिल रही है और राफ्टर्स को एडवाइजरी जारी करने की बात की जा रही है। लेकिन अब अगर आप राफ्टिंग का सपना लिए ऋषिकेश जा रहे हैं तो थोड़ा सख्ती से जूझना आपको पड़ेगा। सोनू सिंह जी मेरा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। सोनू, मामला हाई प्रोफाइल है इसलिए सेना के गोताखोरों की मदद ली गई है। बहरहाल क्या प्रयास वहां से किए जा रहे हैं, किस तरीके से राजधानी भी पैनी नजर बनाए हुआ है ऋषिकेश के हालात पर? देखिए निहारिका, साफ तौर पर मुख्यमंत्री के पूरा ये मामला संज्ञान में आ गया और जैसे ही पूरा मामला मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के संज्ञान में आया है, निश्चित तौर पर इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पहले उन्होंने इस पूरी की पूरी घटना पर अफसोस व्यक्त किया और साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा है कि जो यूपी के मंत्री हैं वो मुख्यमंत्री हरीश रावत के परिचित हैं और उनको बहुत दुख हुआ है। एडवाइजरी उन्होंने वन विभाग और खासतौर से पर्यटन विभाग को जारी करने के दिशा निर्देश तत्काल दिए हैं और इसके साथ साथ जो सेना है, सेना की मदद की, सेना के खास तौर से नेवी के गोताखोरों की मदद लिए जाने की बात कही है। तो मुख्यमंत्री स्वयं इस पूरे के पूरे मामले को गंभीरता से ले रहे हैं और किसी भी स्तर पे किसी भी कोताही को सहन करने को बिल्कुल भी मुख्यमंत्री तैयार नहीं है। धन्यवाद जानकारी देने के लिए।